सौतेली माँ बनी सौतन। अर्चना नाम की एक औरत थी जिसकी एक सौतेली बेटी राखी और उसकी सगी बेटी नित्या थी। दोनों में बहुत फर्क करा करती थी और राखी को कभी उसने एक माँ का प्यार नहीं दिया। पति तो 1 साल पहले ही बीमारी के कारण छोड़कर चल बसा था, ये सोचकर कि अर्चना उसकी दोनों बेटियों का ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा था नहीं। दोनों बहनें कॉलेज से एक साथ आती हैं तो कहती हैं, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो ना, कैंटीन से खाने का कुछ मन नहीं था इसलिए लिया नहीं। हाँ माँ मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दीजिए। मैं क्या तेरी नौकरानी लग रही हूँ जो तेरे लिए बनाऊं? नित्या का तो मुझे समझ में आता है, उसे कुछ बनाना नहीं आता और तू तो सारे काम कर सकती है ना, तो जाकर तू ही बना। अरे बहन तू खाना बना रही है तो ऐसा कर मेरे लिए पास्ता बना दे, तू बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर राखी कॉलेज से आकर ही फटाफट नित्या के लिए पास्ता बनाती है, जिसमें कि नित्या सारा पास्ता खा जाती है और जरा सा पास्ता बचाकर कहती है, सॉरी बहन मुझे माफ करना, तूने इतनी मेहनत से कॉलेज से आकर पास्ता बनाया पर मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं ज्यादा बचा नहीं पाई, थोड़ा सा बचा है खा ले। कोई बात नहीं तू मेरी फिक्र मत कर, मैं खा लूंगी, इतना सा ही, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो लियो और शाम की झाड़ू लगा लियो, समझ आई बात? ठीक है माँ। ऐसा कहकर राखी थोड़ा रेस्ट करती है और फिर घर का सारा काम करने लगती है, कपड़े धोती है, वक्त गुजरता है। अर्चना इसी तरह अपनी सौतेली बेटी पर अत्याचार करती थी और उसे घर के सारे काम करवाती थी। कुछ ही समय में नित्या को राज नाम का लड़का पसंद आता है, जिससे वह अर्चना को मिलवाती है। फिर अर्चना उसकी शादी राज से करवा देती है, जिसके बाद वह दोनों लंदन रहने के लिए चले जाते हैं। एक दिन अर्चना राखी से कहती है, यहाँ बैठकर टीवी क्या देख रही है, ये ले पैसे और बाजार से जाकर ताजी सब्जी लेकर आ, मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ, भूल मत कि तू सौतेली है। जी माँ। ये सुनकर रोते हुए राखी बाजार से सब्जी लेने जाती है। वहाँ से लौटते वक्त राखी का दुपट्टा शौर्य नाम के एक लड़के की घड़ी में अटक जाता है, जिससे वह लड़का उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो उसे शौर्य दिखता है और वो कहती है, अरे आप तो वही हैं जिसे मैंने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखिए आपका दुपट्टा मुझे खींच लाया। ओफो आप भी ना, बताया क्यों नहीं? क्या करूं, कुछ कह ही नहीं पाया, ये तो फिल्मों की तरह सीन हो गया। तभी राखी अपने दुपट्टे को उसकी घड़ी से निकाल देती है। फिर शौर्य उससे कॉफी के लिए पूछता है तो राखी उसे मना नहीं करती और उसके साथ कॉफी पीने चली जाती है, जहां दोनों बहुत बातें करते हैं और नंबर एक्सचेंज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शौर्य राखी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन अर्चना राखी की शादी के लिए लड़का ढूंढती है तो राखी कहती है, माँ वो मैं शौर्य से प्यार करती हूँ, आप एक बार उसे देख लीजिए, आपने नित्या की भी शादी करवाई है, मेरी शौर्य से करवा दीजिए, वो बहुत अच्छा है, ये उसकी फोटो है। राखी की बात सुनकर अर्चना को गुस्सा आता है, पर लड़के की तस्वीर देखकर वह शादी के लिए तैयार हो जाती है और उन दोनों की शादी कर देती है, क्योंकि मन ही मन अर्चना को शौर्य बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के कुछ दिन बाद जब शौर्य राखी को पगफेरे के लिए घर छोड़ने आता है तो अर्चना कहती है, वैसे राखी बेटा मेरा दामाद लाखों में एक है जिसे तूने पसंद किया है। अच्छा माँ जी अब मैं चलता हूँ। अरे शौर्य तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, हम दोनों का अकेले मन कैसे लगेगा, तुम भी यहाँ रुक जाओ। राखी बेटा तू ही बोलना। हाँ शौर्य जी रुक जाइए ना, कुछ दिन रह जाइए। ये माँ अचानक कैसे बदल गई? पहले तो मुझे बहुत डांटती थी, काम करवाती थी, शौर्य से शादी के लिए भी कुछ नहीं कहा और अब रोक भी रही है। लगता है मेरी सौतेली माँ सुधर गई है। हाय शौर्य कितना सुंदर है, मेरा तो इस पर दिल आ गया है। थोड़ी देर की बात है, राखी को इधर उधर कर दूंगी तो शौर्य को अकेले में बुला लूंगी। जब से तस्वीर देखी है तब से मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। एक सौतेली माँ होकर अर्चना अपनी बेटी का घर बर्बाद करने के लिए शौर्य पर डोरे डालने की तैयारी में थी। राखी नाश्ता बना रही थी और शौर्य नहा रहा था, तभी वह राखी को आवाज लगाता है, राखी राखी मुझे तौलिया दे दो, मैंने बाहर छोड़ दिया गलती से। सही है मौके का फायदा उठा लेती हूँ। तभी अर्चना उसे टावल पकड़ा देती है। शौर्य को कुछ पता नहीं चलता, फिर वह टावल में बाहर आता है तो अर्चना उसे टावल में देखकर देखती रह जाती है। हाय ये लड़का कितना हैंडसम है, मेरा तो जी ही नहीं चाहता कि मैं इसे दामाद बोलूं। क्या बॉडी है, गले लगाने को जी चाहता है। अरे आप यहाँ, मुझे लगा रखी होगी कमरे में, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े पहनता हूँ। अरे सॉरी मैं तुम्हें बुलाने आई थी, आवाज लगा रहे थे तो मैंने ही टावल दे दी और इतनी देर में मैंने तुम्हारे लिए ये शर्ट भी निकाल दी, इसे पहन लो, तुम पर जचेगी।
ये कहकर अर्चना उसकी तरफ बढ़ती है कि जानबूझकर फिसलकर ऐसी हालत में शौर्य के गले लग जाती है और उसकी बॉडी को छूती है। शौर्य को अजीब लगता है। अरे माँ जी, आप यहाँ से हटिए, मुझे राखी बुला रही होगी, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए चलते हैं। ओहो शौर्य बेटा, मुझे माफ करना, मेरा पैर फिसल गया गलती से। अरे वाह, मजा आ गया, क्या मुलायम बॉडी है और एब्स भी। तभी अर्चना चली जाती है, फिर शौर्य कपड़े पहनकर चला जाता है और सब एक साथ खाना खाते। तभी खाना खाते वक्त अर्चना शौर्य के पैर पर पैर टच करती है और कहती है, शौर्य तुम्हारे लिए फेवरेट रसमलाई और छोले भटूरे बनाया है, खाकर तो देखो। ये क्या हो रहा है मुझे? माँ जी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये मेरे पैर पर ऐसे क्यों कर रही हैं? कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ देर बाद पूछूंगा। हाँ जी माँ जी, मैं खाता हूँ। माँ आप भी खा लो। शौर्य मेरे हाथ से खाओ ना। ये देखकर अर्चना को बहुत जलन होती है। खाना खाने के बाद शौर्य अर्चना से अकेले में आकर कहता है, माँ जी, अभी आप ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं समझ रहा हूँ, पर आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी की शादी मुझसे हुई है और आप मुझ पर डोरे डाल रही हैं। उम्र का तो लिहाज कीजिए। मुझे उम्र का कोई लिहाज नहीं। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। हाँ, जो सुबह हुआ और अभी किया सब मैंने जानबूझकर किया। मेरी बेटी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो ना, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। ऐसा कहकर अर्चना उसके गले जबरदस्ती लग जाती है तो शौर्य उसे छुड़ाकर धकेल देता है और कहता है, शर्म नहीं आती आपको? एक माँ होकर आप उसकी सौतन बनना चाहती हो? छी! अगर आप मेरे करीब आई तो मैं राखी को सब कुछ बता दूंगा। धमकी देकर शौर्य चला जाता है। शौर्य, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। हार मानने वालों में से मैं हूँ नहीं। तुम राखी को बताओ, उससे पहले मैं एक तीर से दो निशाने करूंगी, जिससे राखी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा। शौर्य राखी से अपने घर जाने की बात कहता है, लेकिन राखी नहीं मानती। अगले दिन अर्चना चालाकी के साथ अपनी बेटी को घर से बाहर भेज देती है और शौर्य के खाने में नशे की गोलियां मिला देती है। और जब उसे नशा होने लगता है तो लड़खड़ाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा सिर इतना क्यों घूम रहा है? आओ शौर्य, मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। अपनी बेटी के ना होने का फायदा उठाकर अर्चना शौर्य को कमरे में ले जाती है और गाउन पहन लेती है और वह उसकी शर्ट के बटन खोलती है। शौर्य नशे की हालत में होने के बावजूद भी अर्चना को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। इतने में वहाँ राखी पहुँच जाती है और अपनी माँ को पीछे खींचकर कहती है, शर्म नहीं आती माँ आपको, शौर्य के साथ ऐसी हरकत करके? और ये क्या कपड़े पहने हैं आपने? वो तो शुक्र हुआ मैं वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी सौतेली माँ मेरी सौतन बनने चली है। क्यों आखिर? हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं शौर्य को चाहती हूँ। तू उसे डिजर्व नहीं करती। शर्म नहीं आती आपको? अधेड़ उम्र में आप मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हैं। आज आपको माँ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मुझे तो अब से आपके साथ रहना ही नहीं है। वैसे भी आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझकर प्यार नहीं किया। शौर्य, चलो यहाँ से चलते हैं। राखी शौर्य के शर्ट के बटन बांधती है और उसका नशा उतरने के बाद वो दोनों वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर अर्चना अकेले रहने लगती है। सीमा के 5 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में सीमा ने अपने 3 बेटों की शादी भी कर दी। उसके बेटे काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करते थे। सीमा अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। अभी सीमा थोड़ी बीमार थी। मम्मी जी, आपने अपनी दवाई ले ली? हाँ बेटा, मुझे अभी अभी तमन्ना दवाई खिला कर गई है। तमन्ना बहुत अच्छी है। हम में से सबसे छोटी होते हुए भी वो बहुत जिम्मेदार है। कम तो वैसे मेरी कोई भी बहू नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे कि जो आज मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। मम्मी जी, बस भी कीजिए। सीमा की 2 बड़ी बहुएं काली और बाकी 3 गोरी थीं, लेकिन कभी भी वो उनमें रंग का भेदभाव नहीं करती थी। वो सभी को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखती थी और उसकी बहुएं भी बिल्कुल बहनों की तरह रहती थीं। ऐसे ही समय बीतता गया और सीमा की सबसे छोटी बहू तमन्ना गर्भवती हुई। सभी घर में बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि किसी भी बहू का कोई बच्चा नहीं था। अरे, तुम कहाँ जा रही हो तमन्ना? वो भाभी, मैं बस ये बर्तन किचन में रखने जा रही थी। इन कामों के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, समझी? हम लोग हैं इन कामों को संभालने के लिए। तुम बस अपने बच्चे का और अपना अच्छे से ख्याल रखो। करीना की बात सुनकर तमन्ना की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं भाभी, आप लोग मेरे बच्चे से कितना प्यार करते हो। तभी वहाँ श्रद्धा आई। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
अरे भले ही हम इस बच्चे को अपनी कोख से जन्म ना दे, लेकिन ये उतना ही हमारा भी बच्चा है जितना कि तेरा, समझी? हाँ बिल्कुल। सभी घर में नए मेहमान के आने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही समय बीत गया और तमन्ना ने एक बहुत ही फूल सी खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। पांचों बहुओं ने मिलकर उसे तारा नाम दिया। तारा अब 5 साल की हो चुकी थी। वो अपने नाम की तरह ही सभी की आंखों का तारा थी। तारा बेटा उठो। नहीं बड़ी माँ, मुझे सोना है। अरे जल्दी से उठो बच्चा, स्कूल जाना है। अच्छा, अगर तारा उठ जाएगी तो उसकी बड़ी माँ उसे चॉकलेट देंगी। चॉकलेट मुझे दो। पहले जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, उसके बाद चलो चलो मैं तुम्हारे मुंह हाथ धुला देती हूँ। इसी तरह तारा की पांचों माँ मिलकर उसके काम किया करती थीं। कोई उसका टिफिन बनाती तो कोई उसके बालों में कंघा करती। इसी तरह से समय बीत जाता है। अब तारा 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी पांचों माँ के लिए वो अभी भी छोटी सी बच्ची ही थी। तारा, तारा बेटा उठ जा, आज तेरी कॉलेज का पहला दिन है, चल जल्दी से उठ। मम्मी बस 2 मिनट और। अच्छा ठीक है, लेकिन बस 2 मिनट में नहा धोकर नीचे आ जाना। ओके। तारा नहा धोकर नीचे आई। अरे तारा बेटा उठ गई। हाँ, मैं तेरे बालों में कंघा कर देती हूँ। नहीं बड़ी माँ, आज मेरा अपने बालों को खोल कर ही जाने का मन है, मैं इनमें खुद ही कंघा कर लूंगी। बेटा तेरा टिफिन रेडी है। बड़ी माँ, आज मैं कैंटीन में ही खाना खाऊंगी। अरे पर बेटो, तेरी बड़ी माँ ने तेरे लिए बड़े प्यार से टिफिन बनाया है, ले जा। आई एम सॉरी बट मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। कहते हैं कि अगर शुभ कामों की शुरुआत दही चीनी से करो तो सभी कुछ शुभ शुभ ही होता है। ये ले। ओहो, फिर से। तारा ने दही चीनी खाई और फिर वो अपने कॉलेज चली गई। वहाँ उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। आ गई तारा, कॉलेज का पहला दिन मुबारक। तुम्हारा भी तो आज मेरे साथ साथ पहला ही दिन है, फिर तुम लोग मुझे ही क्यों इतनी शुभकामनाएं दे रही हो? वो ऐसा है, हम लोग ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आज तेरे घर में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि तू सभी की लाडली जो है। वैसे यार तारा, तू ना बहुत ज्यादा लकी है जो तेरे पास तुझे प्यार करने वाली एक नहीं 5 माँ है। तारा पापा की परी नहीं, मम्मियों की परी है। मम्मियों की परी नहीं, राजकुमारी है। वो तो है, लेकिन कभी कभी उन 5 को ही संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या? अरे अगर मेरे पास ऐसी 5 माँ होती तो मैं ऐसा कभी भी ना कहूँ। हाँ बस अभी ही तो तुझे ऐसा लग रहा है। क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी करो। तारा ने कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज की छुट्टी हुई और सभी अपने घर आ गए। तारा की भी पांचों माँ की आंखें वहीं कॉलेज के रास्ते पर लगी हुई थी कि तभी तारा आ गई। मैं घर आ गई। अरे तू आ गई मेरी बच्ची। सभी बहुएं तारा को देखकर बहुत खुश हुईं, लेकिन उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। ये सब देख तमन्ना को बहुत अजीब लगा। तारा, ये सब क्या था? क्या हुआ मम्मी? तुम जानती हो जब से तुम कॉलेज गई हुई थी तुम्हारी सारी माँ कितनी चिंता में थी और तुम बिना किसी से बोले ही आ गई। मम्मी प्लीज आप सभी मेरा पीछा छोड़ दीजिए, वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तमन्ना अपना सा मुंह लिए तारा के कमरे से बाहर आई। उन दोनों की बातें तारा की चारों बड़ी माँ ने भी दरवाजे पर खड़ी होकर सुन ली थी। आप सभी यहाँ? हाँ तमन्ना, और हमने सब कुछ सुना भी। तारा की तरफ से मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी भी उसकी माँ हैं, हम समझते हैं। लगता है कि तारा को अब सबक सिखाना होगा। जी घबराओ मत, हम लोग कुछ गलत नहीं करेंगे, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। संध्या ने सभी को अपना प्लान सुनाया। सभी को उसका प्लान बहुत पसंद आया और सभी ने उस पर काम करना शुरू किया। अगली सुबह किसी ने भी तारा को नहीं जगाया और ना ही किसी ने उसके किसी काम को करने की बात की। तारा को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो खुद ही कॉलेज के लिए तैयार हो गई। मेरा लंच कहाँ है करीना माँ? मुझे क्या पता। करीना वहां से चली गई। इसी तरह बाकियों ने भी तारा के साथ ऐसा ही सलूक किया। कोई भी अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अजीब बात है, आज सभी को क्या हुआ है? इस तरह से 1 हफ्ता बीत गया। तारा को अब उसके बुरे बर्ताव का एहसास हो गया था और एक दिन वो रोती हुई हॉल में पहुंची।
जहाँ उसकी सभी माँ मिलकर बातें कर रही थी। क्या हुआ बच्चे, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? बोल लाडो। सभी अचानक बहुत परेशान हो गए। तभी तारा बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सभी के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप सभी मुझे माफ कर दीजिए ना। तारा के मुंह से इन शब्दों को सुनकर सभी बहुओं की आंखों में आंसू छलक गए और उन सभी ने एक साथ उसे गले लगा लिया। हम भी तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते पागल, अब रोना बंद कर, तू अभी भी छोटी बच्ची ही है। अच्छा है कि तुझे सब समझ आ गया। सभी ने तारा को अपने पास बैठाया और खूब प्यार किया। तारा को अब उन सभी की अपनी जिंदगी में अहमियत समझ आ गई थी। वो अब कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करती थी और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। देखो विनय, मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी बात बोल रहे हो। भाभी भाभी भाभी, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। भैया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। श्वेता और कौशल्या ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। उस दिन के बाद से श्वेता सफेद साड़ी और बिना मेकअप में रहने लगती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी देवरानी को सुहागन के रूप में देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। मेरा घर नहीं बसा तो मैं इस अफसाना का घर भी नहीं बसने दूंगी। श्वेता उस दिन के बाद से विनय का हद से ज्यादा ख्याल रखने लगती है। विनय, तुम बिना ब्रेकफास्ट किए और बिना लंच ले जाए ऑफिस जा रहे हो? रुक जाओ, जरा देखो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है और तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया है। अरे भाभी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे भैया तो अब नहीं रहे तो सोचा तुम्हारे लिए ही कुछ न कुछ करूं। वैसे ब्रेकफास्ट तो आपने स्वादिष्ट बनाया है और इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वह धीरे धीरे विनय के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे विनय का स्वभाव अफसाना के लिए बदल जाता है। क्या हुआ, आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा? अरे रहेगा भी क्यों, इस कमरे का हाल तो देखो, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ। पिंकी के कपड़े भी यहाँ वहाँ पड़े हैं। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? अब इस घर में हमारे साथ पिंकी भी रहती है तो उसका सामान भी तो इसी कमरे में रहेगा ना। तभी अफसाना की बेटी पिंकी रोने लगती है। जब देखो तो रोती रहती है तुम्हारी बेटी, इसे रोने के अलावा आता ही क्या है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विनय गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी अफसाना अफसोस करते हुए रह जाती है। आखिर विनय जी को हुआ क्या है? या अल्लाह, सब कुछ ठीक कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे और विनय जी के बीच में कोई भी मनमुटाव आए। विनय वहाँ से जाने के बाद टेरेस पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी विधवा भाभी पहले से ही मौजूद होती है। अरे विनय, तुम आ गए? चलो अच्छा है, अब ये रात और सुहानी हो गई। मैं कुछ समझा नहीं। तुम जब मेरे पास होते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भैया मेरे साथ हैं। ऐसा कहकर श्वेता विनय के नजदीक जाने लगती है। पहले ही विनय और अफसाना के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर श्वेता विनय के नजदीक जाती रहती है और विनय भी अपने आप को रोक नहीं पाता। उस दिन के बाद से विनय अपनी भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है और अपनी पत्नी और बेटी को वक्त देना कम कर देता है, जिसके चलते एक दिन अफसाना अपनी सास से कहने लगती है, अम्मी जान, पता नहीं क्या हो गया है विनय जी को, जब देखो मुझसे दूर दूर भागते रहते हैं। मैं उन्हें अपने नजदीक कैसे लेकर आऊं? एक औरत ही अपने पति को अपने करीब ला सकती है, ये बात तो तुझे पता ही होगी। तू कुछ ऐसा कर जिससे वह तेरी तरफ आकर्षित होता रहे। कौशल्या की बात सुनकर अफसाना बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी विनय उसके करीब नहीं जाता। एक दिन गुस्से में अफसाना विनय से कहती है, आखिर हुआ क्या है आपको? जब देखो मुझसे दूर भागते रहते हो। क्या अब मैं आपको पसंद नहीं हूँ? तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? और तो और तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई और तुमने अभी से बुढ़िया की तरह रहना शुरू कर दिया। जरा भाभी को देखो, भैया के जाने के बाद भी वो आज भी सुंदर लगती हैं और उनका फिगर तो और भी बढ़िया लगता है। ऐसा कहकर विनय वहां से चला जाता है। मुझसे दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं विनय जी की, लेकिन जेठानी जी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे, ये समझ नहीं आया। तभी उसकी बेटी पिंकी रोने लगती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को दूध पिलाती है। चुप हो जा पिंकी, चुप हो जा,
तेरी अम्मी यहीं पर हैं। अफसाना अपनी बेटी से बात करने लगती है। ऐसे ही अफसाना की जिंदगी अब उसकी बेटी और घर के कामों में ही रह जाती है। एक दिन अफसाना सब्जी मंडी में सब्जियां लेने के लिए जा रही होती है, जहां उसे सब्जी मंडी के अंदर विनय श्वेता के हाथों में हाथ पकड़कर खड़ा हुआ नजर आता है। श्वेता उससे कह रही होती है, मेरी जान, आज मैं तुम्हारे लिए चिकन कोरमा बनाऊंगी, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तुम्हारी जैसी चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। विनय की बात पर श्वेता हंसने लगती है और ये सब देखकर अफसाना दूर खड़ी रोते हुए अपने आप से कहती है, कहीं मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच में हकीकत है? काश ये हकीकत नहीं बल्कि एक धोखा हो जो मेरी आंखों को हो रहा है। अफसाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहां से बिना सब्जी लिए अपने घर लौट जाती है, जहां उसकी सास कौशल्या उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू बिना सब्जी लिए ही घर पर आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है माँ जी, आपकी बड़ी बहू यानी कि मेरी जेठानी मेरा घर बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने अभी उसे मेरे पति विनय के हाथों में हाथ डालते हुए देखा, मानो जैसे मैं नहीं बल्कि मेरी जेठानी ही उनकी पत्नी हो। कौशल्या ये सुनते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, बहू थोड़ा बहुत तो शर्म करके बोल, तू एक विधवा औरत के ऊपर लांछन लगा रही है। अरे वो आदमी के साथ एक रिश्ता बनाने का तो बहुत दूर उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, और मेरी बड़ी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को सच साबित करके ही रहूंगी और आपकी आंखों से पर्दा हटा कर ही रहूंगी। अफसाना ऐसा कहकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वह शाम तक तो अपना बिहेवियर एकदम नॉर्मल रखती है, लेकिन रात होने के बाद जब सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं तो अफसाना सोने की एक्टिंग करती है। उसी का फायदा उठाकर विनय कमरे से निकलकर अपनी विधवा भाभी श्वेता के कमरे में चला जाता है। उसको जाते हुए अफसाना देख लेती है, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। विनय अपनी भाभी श्वेता के पास जाकर उसके बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, तुम्हारी बाहों में कितनी शांति है। आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज की रात तो हसीन होने वाली है। श्वेता इतना कहती ही है कि तभी अफसाना और उसकी सास कौशल्या दोनों कमरे की लाइट ऑन कर देते हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अरे श्वेता बहू, तू ऐसा करेगी मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। देखा अम्मी जान, ये तो वो डायन है जो 7 घर छोड़कर भी नहीं बल्कि अपने घर पर ही वार करती है। अपनी हकीकत घर वालों के सामने आते हुए देख वह दोनों अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो अफसाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कैसे माफ कर दूं? आप तो इस घर में मुझे अपनी पसंद से लेकर आए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो अब आपको मुझसे प्यार ही नहीं रहा? जो इंसान अपनी पसंद का भी नहीं हुआ तो वो किसी और का क्या होगा? मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। मैं भी तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। विनय अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे एक आखिरी मौका तो दे दो। तभी श्वेता बोल पड़ती है, सब मेरी ही गलती है। मैंने ही विनय को अपनी तरफ खींचा और उसके नजदीक आ गई। इसमें विनय की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये परिवार बिखरे, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अफसाना, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता उस दिन के बाद से विधवा औरतों के आश्रम चली जाती है और अफसाना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।